दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा है ये आंदोलन, अब देश भर में इसका असर भी दिखने लगा है और कई जगह इसी तरह से गतिरोध की स्थिति है, कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन का आखिर हश्र क्या, जो टकराव सरकार के साथ स्थिति की बनी हुई है, वो किस अंजाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एज पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ डीयू की प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति तनेजा हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, भारत भर में इसकी चर्चा हो रही है और ये टकराव फिलहाल तो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार की तरफ से अपने ऑफर हैं, मंत्री उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं बातचीत के लिए, वो जगह को लेकर अब बात तय नहीं हो रही कि किस जगह पर पहले बात की जाए। लेकिन ये स्थिति जो देखी गई, इसका प्रमुख कारण पहले तो ये बताया गया आंदोलन का कि नीट पेपर लीक, और ऐसे में शिक्षा मंत्री जिम्मेदार, उनके इस्तीफे की मांग। आपको लगता है कि ये पेपर लीक और उससे पैदा हुई ये स्थिति इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर गई कि सरकार के लिए एक बड़ी ऐसी स्थिति उसने पैदा कर दी है कि उन्हें भी सोचना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है? और क्या वाकई पेपर लीक इसके पीछे की एक बड़ी वजह देखती हैं या कुछ और समीकरण, क्योंकि राजनीतिक दल अब उस मंच पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल प्रशांत जी, आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरे सिचुएशन की समरी दी कि मेरा मकसद, मैं इसको ऐसे समराइज करूंगी, मेरा मकसद केवल एक हंगामा मचाना था। ये मकसद नीट से कहीं बड़ा है। अगर मुद्दा केवल नीट होता प्रशांत जी, तो क्या आपकी डिमांडों में जो वहाँ पे बातें चल रही हैं, आर्टिकल 370 का जिक्र आता, क्या परमानंद जी को हटाने की बात जो हो रही है कि वो उतरे अपनी सीट से, धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से पहले इस्तीफा दें, बाकी की बात बाद में होंगी, फिर उसके बाद ब्राह्मणवाद को कोसना, ये सब क्या मुद्दे आपको वहाँ की चर्चा में दिखते अगर मामला केवल नीट का होता? देखिए, नीट का पेपर लीक होना अपने आप में एक बड़ी समस्या है और आज ऐसा तो है नहीं कि भारत के 70 वर्ष के इतिहास में प्रशांत ये पहला पेपर लीक हुआ, लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि पेपर लीक होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई, उसकी रेक्टिफिकेशन एकदम तुरंत की गई। रिकॉर्ड टाइम पे वो नीट पेपर दोबारा हुआ, उसमें अब उसका रिजल्ट भी आ गया रिकॉर्ड टाइम में, बच्चे अब सहमत भी हैं। क्या ज्यादा क्रिमिनल होता प्रशांत कि क्या उस जो पेपर का लीक पता चल गया है उसको चलते रहने देते, जैसे कि पहले एक बार हुआ था यूपीए सरकार के दौरान में, पहले जब पेपर लीक हुआ केवल उसको 4 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया कि हम व्यवस्था देख रहे हैं, तो उसके बाद जी बात खत्म हो गई। तो उसको प्लग करना ज्यादा जरूरी था या उसके ऊपर चर्चाएं करके उसको पॉलिटिकल एक हवा देने वाली जो बात? लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच क्या वाकई इस बात को इतना कमतर आंका जा सकता है कि नीट पेपर लीक हो गया, ठीक है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है? क्या ये वाकई एक चिंता का विषय नहीं है छात्रों के लिए? क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी, आप तो प्रोफेसर हैं, आप ऐसे स्टूडेंट्स को लगातार सामने देखते हैं अपने, कितनी मेहनत वो करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, एक कितनी बड़ी तकलीफ से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। क्या वाकई ये संवेदनशील मसला नहीं है? ये संवेदनशील मसला नहीं है वाली बात तो उठती ही नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं है। ये तो सरकार भी नहीं कह रही। अगर ये संवेदनशील मसला नहीं होता प्रशांत, तो क्या सरकार उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करती? क्या जो जिम्मेवार लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने की, एक्शन लेने की बात होती? क्या दोबारा रीटेस्ट होता? क्या रिकॉर्ड टाइम में उसके लिए रिजल्ट आता? क्या प्रधानमंत्री जी उस दिन एयरपोर्ट पे ही बैठे रहते कि बच्चों का डिले ना हो अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए? संवेदनशील मुद्दा है, बिल्कुल निश्चित है, लेकिन उसके ऊपर जो ये सियासत की जा रही है, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपने जैसे बताया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एनटीए ही वो संस्था है ना जो सीवेट का पेपर कराती है, जिसने नीट का पेपर कराया, जिसने सीवेट का, कितने लाखों बच्चों ने 12th के बाद जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन की जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे आना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी, मैं क्योंकि उसका अहम हिस्सा एक जुड़ी हुई हूँ। अच्छा प्रशांत, अभी से पहले जब ये सीवेट नहीं होता था, एनटीए की तरफ से नहीं आया था, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनती थी, मैं तो खैर उसका हिस्सा ही थी, 99.99% में टॉप के कुछ कॉलेजेस बंद हो गए। क्या वो आपको रियलिस्टिक लगता था? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर बोर्ड्स ने, कुछ पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड्स ने नंबर बांट दिए, लिटरली बांट दिए, तो सारी सीटें उसी स्टेट बोर्ड के बच्चे ले गए, बाकी सब बच्चे बैठे रह गए। क्या वो संवेदनशील मामला नहीं था? उसी मामले को बड़ी चूक थी बिल्कुल। अब आप खुद देखिए, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी क्योंकि मैंने 99.9% की बात करी, तो वो हालांकि मेरे लिए तो सारे कॉलेज बराबर हैं, लेकिन वो कट ऑफ जाती थी स्टीफंस की और एसआरसीसी की। बिल्कुल। अभी कंपेयर करते हैं, फर्स्ट कट ऑफ आके चुकी है, अभी सेकेंड राउंड आएगा। रियलिस्टिक अच्छा। इस समय जो बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स की एसआरसीसी की गई है कट ऑफ, जो फर्स्ट राउंड के बाद 1000 में से
920 समथिंग गई है बीकॉम ऑनर्स की, और 870 समथिंग गई है इको ऑनर्स की। अब ये आपको कहीं से भी 99.99% लग रहा है, ये रियलिस्टिक होता है इसमें जो बच्चा कंपटीशन देकर आता है। और स्टीफंस का केमिस्ट्री ऑनर्स जैसे कोर्स का 500 समथिंग गया है, परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो 52% मात्र। ये रियलिस्टिक तो सिचुएशन ये खामियां तो थी इस सिस्टम में, और ये लगातार बोलते हैं कि इस तरह से अगर आपको चीजों को बेहतर करना है तो एक सतत प्रक्रिया होती है, ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है कि फिर कोई खामी आई है फिर उसे आप रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन आ गया है और इसमें तमाम विपक्षी दल मंच पर शामिल हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ये छात्रों की मांग है। क्या अब ये अपने अंजाम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है? इसे लेकर सरकार किसी दिशा में जाती आपको दिखाई दे रही है? और जो उसका वाकई सोल्यूशन है एक प्रोफेसर के तौर पर, वो क्या आपको दिखाई दे रहा है? प्रशांत जी, आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया है, मैं इसमें एक पहलू और जोड़ूंगी। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं? आप इस चीज को समझिए, 2010 से जो विश्व में चला आ रहा है, ये डाउट आपको क्यों है? आप पूरे वर्ल्ड का इतिहास उठा के देखिए, जहां जहां पे जो सरकारें, अमेरिका पहले अमेरिका था और अब चाइना का भी यही हाल है, जिस सरकार ने अमेरिका में जो भी वहां का राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट वहां के होते हैं उनके खिलाफ अगर आवाज उठाई है या कहा है कि हम तुम्हारे हिसाब से अपनी सरकार, अपनी जो देश की नीति है वो नहीं तय करेंगे, तो वहां पे पूरी सत्ता पलट हो जाती है। किसने ट्वीट किया जब वहां से ट्वीट आया अमेरिका से कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, एक 7 से 8% की दर पे बढ़ती हुई इकोनॉमी को जब डेड इकोनॉमी कहा गया, तो किसने वो ट्वीट किया? आपने, मैंने या सरकार ने तो नहीं ट्वीट किया। वो तो एक राजनीतिक नहीं, तो वो राजनीति क्यों? वही तो राजनीति भाती है वहां पे। 2010 में आप टुनीजिया से उठाएं, नाम बदल जाते हैं लेकिन रहता वही है। अरब स्प्रिंग के नाम से चला, फिर वो ऑरेंज रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, कलर्ड रेवोल्यूशन हो गए, फिर वो जेंजी उपद्रव हो गया। आज नेपाल में क्या हो रहा है? आज वही बलेन जो यूथ के नाम पे आया था वो अपने यूथ से मिलने से मना कर रहा है। तारिक अहमद भी आज यूथ से इतनी बात नहीं करने को तैयार, वो इंडिया के साथ अपने जो मोहम्मद यूनुस के टाइम पे हुआ उसको रीसेट करने की बात कर रहा है। तो रियलिस्टिकली हमारी जेंजी को देखना होगा कि ये मुद्दे तुम्हारे मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे सिर्फ एक सत्ता पलट, एक कमजोर सरकार लाने के मुद्दे हैं, ताकि जो अमेरिका से जो ट्रेड डील नहीं हुई, टैरिफ लगा दिए, हम झुके नहीं। हमारे यहाँ पे वो जो एंटी इमिग्रेशन लॉज थे वो कर दिए, H1B वीजा वाले लॉज लगा दिए, कभी ये टैरिफ कभी वो टैरिफ, ये सरकार झुकी नहीं, तो भैया सरकार ही बदल दो। आपकी आशंका ये है कि ये छात्रों का आंदोलन अपनी जगह जायज था, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसने अपना फायदा देखते हुए उस मंच पर अपनी जगह बड़े तौर पर बना ली है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, आप बैलेट्स में देखिए कि बार बार लगातार हर स्टेट से, हर छोटे मतलब नॉर्मल थर्ड टियर से लेकर आप म्युनिसिपैलिटी चुनावों से लेकर अगर आप सेंट्रल के चुनावों तक जाते हैं, हर बार हर जगह तो विपक्ष हार रहा था। तो कहां पे वो रह गया? तो उनके पास और जरिया क्या बचा? तो छात्रों के मुद्दे पर, छात्र की चीज को भड़का के, आपको क्या लगता है ये फंडिंग नहीं हो रही होगी प्रशांत? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और अगर नहीं हो रही होती तो मेरा वही जो मैंने पहले सवाल से शुरू किया अब ये दूसरा गंभीर आरोप है आपका, ये एक शक है, गंभीर शक। ये आखिर किसी बिना पर है, मतलब किसी आधार पर है ये शक? ये फंडिंग हो रही होगी? डीप स्टेट और जो चला आ रहा है विश्व में वो क्यों है? अगर आज जब ये उनके हार्वर्ड लिटने की स्टेटमेंट आती है जब अमेरिका से कि बार 8 बार कॉल किया गया मोदी जी को कि ट्रेड डील साइन कर लो। ईरान की जब लड़ाई शुरू हुई उससे पहले भी हम सुन रहे थे कि ट्रेड डील होने वाली है, मार्च तक हो जाएगी, अप्रैल तक हो जाएगी। क्यों वो ट्रेड डील साइन नहीं हो रही? क्योंकि अपने किसान भाइयों के हक को नहीं मारना है। क्यों हम टैरिफ के आगे नहीं झुके? अल्टीमेटली भारत सरकार ने तो साफ किया है कि किसी भी कीमत पर भारतीय किसानों के हित से कोई समझौता नहीं। जो ट्रेड डील साइन नहीं कर रहा वो अमेरिका को भाएगा? बिल्कुल नहीं भाएगा। उनको वो चाहिए जो उनके मुताबिक चले। तो डीप स्टेट और क्या है, और जो चला आ रहा है 2010 से 2026 तक पूरे वर्ल्ड में, पहले अमेरिका की ओर से और अब चाइना की ओर से, तो उसको देखते हुए आंखें बंद नहीं की जा सकती कि अगर बिल्ली कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली नहीं है, मैं उसमें एक भ्रम में नहीं जी सकती। छात्रों को भ्रमित किया जा सकता है, पढ़े लिखों को भ्रमित नहीं किया जा सकता जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। ये तमाम आशंकाएं हैं जिसके लिए आप तथ्य भी दे रही हैं, तर्क भी दे रही हैं कि वो अपनी जगह ये तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन जो छात्रों का एक और मुद्दा है बेसिकली कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, उससे उन्हें तकलीफ हो रही है। अब ये किसी कीमत पर तो कहीं पर तो जाकर रुकना चाहिए और ये एक बड़ी तकलीफ है। अब उनकी मांग है कि सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद ही आगे की कोई बातचीत होगी, चाहे ये बात सदन में उठ रही हो चाहे सदन के बाहर उठ रही हो। आपको लगता है ये तरीका सही होगा या इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है?
चलो प्रशांत जी, मान गई। मैं कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। मैं कहती हूँ जी सरकार भी चेंज कर लो। क्या यही लोग पेपर पे एफिडेविट देकर लिखित एक गारंटी देंगे कि इसके बाद कभी पेपर लीक नहीं होगा? ये तो प्रॉब्लम है, ये सबको पता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है कि आप जी वो प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो। वही जैसे मैंने बोला कि जी है तो जी बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लो। प्रॉब्लम है, लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से नहीं हुई है। और क्या धर्मेंद्र प्रधान नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं अकर होगी, या इससे पहले कभी अकर नहीं हुई? प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखकर उसके सॉल्यूशन को एक्ट करो, प्रॉक्सी नहीं ढूंढो। एक प्रोफेसर के तौर पर जो एक तकलीफ अभी तक के सामने आई है, पेपर लीक हो गया, री एग्जामिनेशन हुई है, उसके बाद 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें बैठे हैं, 11 लाख से ज्यादा उसमें से क्वालिफाई हुए हैं। आपने अब तक की जो सरकार की प्रक्रिया रही है इस दिशा में, जो भी कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं, उसे कितना सेटिस्फैक्टरी मानती हैं, या आपको लगता है कि इससे कुछ और बेहतर किया जा सकता है, और वो क्या? देखिए, जो अभी तक के सरकार के कदम थे नीट एग्जाम को लेके, वो बिल्कुल सकारात्मक थे। जिस तरीके से बिल्कुल किला बना दिया गया था जब 21 जून को एग्जाम हुआ दोबारा से, जिस तरीके से वो एग्जाम कंडक्ट हुआ, जितने रिकॉर्ड टाइम में वो रिजल्ट आया, वो बिल्कुल एक सकारात्मक कदम था। और अब जो सरकार ने आगे घोषणाएं की हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि फास्ट ट्रैक की तरह लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये एक तरीका है। जब तक जो आरोपी हैं उनको एक ये छूट मिलती रहेगी, जी कोई बात नहीं, चलते जाएंगे जी, सालों तक मुकदमा चलता जाएगा, फिर मुझे जी मतलब, हालांकि वो बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कि मुझे बिरयानी खिलाई जाएगी कसब की तरह, तो वो तरीके से तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसमें एक बात और आती है कि कुछ सिफारिशें भी सामने रखी गई थी, राधाकृष्ण कमेटी का भी जिक्र होता है कि कुछ सिफारिशें जो इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए कारगर हो सकती थी, उसे आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, उसी को जो थी, जितनी भी उनकी तरफ से जो सॉल्यूशंस आए थे, जो रिकमेंडेशंस आई थी, तो जो नेशनल एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में लागू हुआ है, जिसके तहत ये अभी भी एकदम कार्रवाई हुई और रीटेस्ट हुआ, ये उसी की तो एक पहल थी। और कहीं ना कहीं तो पहल करनी थी, और सरकार ने बहुत एक अच्छी और बहुत एक सकारात्मक पहल की है। और मैं आज भी इस चीज को मानती हूँ कि अगर ये केवल नीट का मुद्दा होता, तो ये जो जितने बाकी सारी चीजें हैं कि ब्राह्मण को गाली दो और आर्टिकल 370 हटाने की बात करो, मेरा लिंग मेरी मर्जी, ये सब मुद्दे वहां चर्चा पे नहीं आ रहे होते। यानी आपको लग रहा है कि ये नीट का मुद्दा सिर्फ नहीं रह गया है जिसकी बात शुरू में की जा रही थी, आपको लग रहा है कि उसके ज्यादा और मुद्दे बना लिए गए हैं, और इसकी वजह क्या लग रही है आपको? ऐसा क्यों हो रहा है? नीट का मुद्दा सिर्फ क्या, मुझे तो लगता है ये नीट का मुद्दा रह ही नहीं गया है। जो नीट के बच्चे थे वो तो अपना एग्जाम देके निकल लिए, वो तो अपने आगे काउंसलिंग में लग गए हैं, उनको तो आगे अपना फ्यूचर तय करना है, उनको डॉक्टर बनना है, कोटा में जाके देखिए रिजल्ट आ गया, वो उनका रिजल्ट आ गया, वो प्रोसेसिंग में लग गए। आपको लग रहा है कि वो बच्चा आया हुआ है? और जो वो बच्चा आया था, तो जिन बच्चों के ऊपर आज जो 2-3 दिन से लाठीचार्ज हुआ, वो बहुत गलत हुआ। लेकिन क्या जो जर्नलिस्ट आता है वो किसी का बच्चा नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है। बहुत से पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, महिला पत्रकारों के साथ अभद्र। अगर कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें ये दिखा कि लाठीचार्ज हुआ है, तो ये इस तरह के भी आए हैं जिसमें पुलिस के साथ दुर्व्यवहार दिखाई दे रहा है, महिला पत्रकारों के साथ। तो तस्वीरें तो तमाम तरह की आ रही हैं, ऐसी भी और वैसी भी। देखिए, अराजकता ही तो फैलानी है उन्होंने, अराजकता फैलाकर एक नैरेटिव चलाना है। और लेकिन क्या ये छात्रों का मकसद रहा होगा कि अराजक स्थिति हो जाए? नहीं, छात्रों का अगर ये मकसद होता तो मैं तभी तो कह रही हूँ, तो ये मुद्दे नहीं आते। ये छात्रों का मकसद कभी भी नहीं था। ये छात्रों के जिसे कहते हैं कि कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये अराजक स्थिति किसने पैदा की वहां? ये विपक्ष ने पैदा करी है, जो बिल्कुल जो बार बार अगर बैलेट्स हो रहे हैं उसमें नहीं जीत के आ रहे हैं, तो सत्ता पलट करने का, जैसे कि आप 2 साल पहले के बयान उठा के देख लीजिए, चाहे आप वो प्रियंका गांधी का उठाइए, चाहे राहुल गांधी का उठाइए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का उठाइए, वो बार बार तो यही कह रहे थे। उनकी सराहना ही ये थी कि नेपाल का यूथ जब कर सकता है, भारत का यूथ कहाँ है, भारत का युवा कहाँ है? भारत का युवा वो था जो भारत का युवा जुड़ा हुआ था माय भारत स्कीम के साथ। भारत का युवा ये था जो ये देख रहा था कि मेरे आईआईटीज जो हैं वो 7 की तादाद में बढ़ गए हैं, 7 आईआईटीज बढ़े हैं, 9,000 से 18,000 सीटें हो गई हैं, एम्स खुल गए हैं। भारत का युवा ये था जो स्टार्टअप्स बना रहा था। भारत का युवा ये था जो स्टार्टअप इकोनॉमी में 3rd नंबर पे पूरे विश्व में ला रहा था। भारत का युवा ये था जो एआई को डेवलप कर रहा था। लेकिन ये भारत के युवा की एक छवि दिखा के केवल अराजकता उनसे फैलाई जा रही है, तो जो जीत नहीं ये पा रहे। आशंका आपको है कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, यहां एक मुद्दे को ला करके उसे मंच दे करके वैसी स्थिति पैदा करना, क्या ये कोशिश है? ये आशंका आपकी है? ये बिल्कुल यही आशंका है, क्योंकि बार बार इलेक्शन दर इलेक्शन पे देख रहे हैं कि वो नहीं जीत पा रहे हैं। तो और क्या तरीका है अपने आप को सत्ता में लाने का कि जो इस समय की सरकार है, जो इनकम्बेंट सरकार है, उसको इस तरीके से गिराइए, उस ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए जो नेपाल जैसा था। लेकिन आज भी प्रशांत, मैं आपके माध्यम से ये बोलूंगी, मुझे आज भी अपने युवा के ऊपर बहुत भरोसा है। हमारा युवा भ्रमित नहीं होगा। ये जो अराजकता फैलाने का जो
एक मकसद है, एक जरिया है, ये हमारे युवाओं का मकसद और जरिया नहीं हो सकता। ये क्या शुरू में वाकई नीट एग्जाम की समस्या को लेकर छात्र एकजुट हुए, फिर सीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी ने, और फिर तमाम राजनीतिक दल इसमें जुड़ते चले गए और मंच बड़ा हुआ? क्या ऐसा आप देख रहे हैं, या इसको आप एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं कि इसे मुद्दा बनाकर कि ये पहले से तैयारी की गई थी? आपकी आशंका क्या है इसकी बुना पर? मेरी आशंका ये है कि ये तैयारी तो पिछले 2-3 सालों से चल रही थी। अच्छा। चाहे वो आप शाहीन बाग का सीए प्रोटेस्ट की तरह देखें, चाहे आप उसको फिर फार्म लॉज वाले एक्ट की तरह देखें, वो संसद तो सत्र शुरू होने से पहले की तैयारी। बिल्कुल ये तैयारी चल रही थी। अच्छा। अब वो आग कब पकड़नी थी वो बात थी। तो यहाँ पे इनको लगा कि ये तो छात्र है, सेंटिमेंटल बात है, तो इसके ऊपर अपनी रोटी सेक ले। रोटी सेकने की कोशिश बहुत टाइम से चल रही थी, लेकिन जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि भारत के नागरिक और भारत के युवा समझदार हैं, वो जानते हैं कि विकसित भारत के रास्ते पे जाना है, ये 10 साल पीछे अपनी इकोनॉमी को नहीं लेके जाना। और मैं आप ही की बात का एक छोटा सा और दूंगी कि जब ये हमने अन्ना आंदोलन से, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, आज सोनम वांगचुक को आपने फेस बनाया, तब अन्ना को बनाया था। लोकपाल बिल कहाँ गया? आप और मैं सब यहाँ बैठे हैं, आज तक लोकपाल आपने और मैंने देखा क्या हुआ जी? आप बन के आ गई और उसके बाद लोकपाल तो आया नहीं, शीश महल जरूर आ गया। अब उसमें ये भी हुआ कि सोनम वांगचुक जब आए तो कोई राजनीतिक दल उससे जुड़ने लगे। अब सोनम वांगचुक जो है वो पहली मांग ये नहीं कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वो इसमें रेक्टिफाई करने की, इसमें सुधार की, और जो तमाम है कि इन पर केस न ला दिए जाए। लेकिन जो कुछ राजनीतिक दल हैं या फिर सीजेपी है, वो कह रही कि सबसे पहले इस्तीफा हो। यानी उस मंच पर जितने लोग जुड़े हैं, एक सुर में वो अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनका मुद्दा, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, उनका मुद्दा डिस्कशन करना है ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है प्रशांत, ये जो न्यूट्रल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, क्या न्यूट्रल ग्राउंड, क्या आप आज की स्थिति का जो जंतर मंतर है उसको न्यूट्रल ग्राउंड मानते हैं? क्या ये विपक्ष की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम नड्डा को नहीं मानते हैं, हम रिजिजू को नहीं मानते हैं? नड्डा जी कौन और रिजिजू जी, क्या मतलब है? उन्होंने ऑफर किया है कि या तो घर पर आए या तो ऑफिस में आए और बैठ के बातचीत करें। अगले दौर की बातचीत। क्या पहले सड़कों पे बातचीत होती थी? आज तक जितनी भी बातचीत होती आई है, चाहे जितने भी भारत आंदोलनों का देश रहा है, कब कहाँ बातचीत हुई है? क्या सड़कों पे बैठ के हुई है? तो ये मुद्दा है ही नहीं बातचीत करने का, ये मुद्दा सिर्फ आग बढ़ाते रहने का। अब ये तो तमाम जो हालात बने हुए हैं, इस पर आपकी क्या दृष्टि थी, कैसे आप इसको देख रही हैं, किस किस तरह की आशंकाएं आपकी, वो आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। लेकिन अब समस्या ये है कि अभी जो फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है, ये बहुत ठीक स्थिति नहीं है। चाहे वो किसी की तरफ से भी ज्यादा किया जा रहा हो, अतिवाद किसी भी तरफ से आ रहा हो। अब इसका हल क्या दिखाई देता है? कोई सोल्यूशन है जो इन्हीं छात्रों के एक अध्यापक के तौर पर आपको दिखाई देता हो कि इस दिशा में बढ़ा जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए? वो क्या? देखिए, इसका सोल्यूशन, इसका समाधान भी, इसकी प्रॉब्लम की शुरुआत भी छात्रों के नाम पर हुई थी, इसका समाधान भी छात्रों ही को निकालना होगा। वो कैसे? छात्रों को जब ये बात समझ में आनी पड़ेगी, छात्रों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे मुद्दे को हमें एक हथियार बना के यूज किया जा रहा है भारत को 10 साल पीछे ले जाने के लिए। उनको नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के अपने मुद्दे रखने होंगे, प्री कंडीशंस के बिना आगे की जो बात है। और मैं तो ये कहूंगी कि टेबल पे आए बिना ही सरकार की तरफ से, जो आज मोदी जी का ट्वीट आया है, जो मोदी जी बार बार फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एक हम सकारात्मक कदम, एक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो घटनाएं हुई है उस पर एक अच्छे से फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मामला आगे चलाया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाए, जल्द से जल्द दिया जाए, ये उनका मकसद है। बिल्कुल। लेकिन छात्र क्या चाहें इसमें, किसमें सोल्यूशन निकले, इनकी तरफ से कौन सी बात रखी जाए? देखिए, छात्रों को मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी एक छात्र रही हूँ, तो मैं इसको और एक बड़े पैमाने पे देखूंगी। देखिए, छात्रों का मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। छात्रों का मुद्दा जो है वो अपनी जिस टाइप की वो जॉब चाह रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि डेटा के आधार पे देखें तो एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बहुत एक हिस्टोरिक स्तर से बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, स्किल स्पेसिफिक जॉब्स चाहिए। तो उसके लिए जो मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही थी, छात्रों को बातें करनी चाहिए, पेपर लीक ना हो फ्यूचर में। छात्रों को बातें करनी चाहिए कि इकोनॉमी में ऐसा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप का सिस्टम आए कि ताकि एफडीआई आ सके। छात्रों को एक बिजनेस इकोसिस्टम सेटअप करने की बात करनी चाहिए। छात्रों को ये बातें करनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, और साथ साथ उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर। अब ये छात्रों के आंदोलन के नाम पर जिस तरह से बातें रखी जा रही है सामने, क्या इनकी तरफ से कोई बिंदु ऐसे प्रस्तावित हैं जिससे कि समस्या का समाधान निकले? क्योंकि अभी तो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं कि आप उन पर लगाए गए एफआईआर वापस लें, आप जो है तुरंत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, लेकिन मूल समस्या तो उस पेपर लीक की है। तो क्या सरकार ये कह रही है कि हम इस पर विचार करके आगे कदम उठाएंगे? इनकी तरफ से कोई बिंदु रखे गए हैं? क्या आपकी नजर में कुछ ऐसा आया कि सरकार ये कदम उठाए ताकि ऐसी परिस्थितियां भविष्य में ना आए? क्या आप देख पाई?
देखिए बड़ी ऑनेस्टली अभी तो अगर देखा जाए जिस टाइप का वो लिखा भी गया था कि कोई लेटर हेड नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे कागज पत्तर लेके जिस तरीके से वो दीपके ने लिखा था, वो अपने आप में ही दिखा रहा था कि दे वर एब्सोल्युटली अनप्रिपेयर्ड, उनको अभी नहीं पता कि क्या बात करनी है। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन एक कोई अच्छा नेता इस आंदोलन को लीड नहीं कर रहा है, ये बात तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप किसको नेता की तरह यहाँ पे देखते हो? आप अगर मैं कहती हूँ ये सत्ता पलट करने की बात कर भी रहे हो, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इन द ऑपोजिशन, प्रशांत, क्या आप एक आम नागरिक की तरह भूल जाओ कि आप एक यहाँ पे रिपोर्टर हो, मैं भूल जाती हूँ कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, आप ये जितने भी लोग अभी सड़कों पे हैं, इनमें से किसको अपने भारत को लीड करते हुए जिस तरीके की स्थितियां अभी वर्ल्ड में बनी हुई हैं, कभी वहां ईरान खत्म नहीं हो रहा, वहां पे यूक्रेन का खत्म नहीं हो रहा, कोई चीजें आगे बढ़ नहीं रही, आपको किसको आप देखते हो अपने यहाँ पे? फिलहाल तो वो जितने लोग हैं वो सिर्फ ये जता पा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम बहुत ज्यादा इस स्थिति में हैं कि अब हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। वो सिर्फ समस्या के समाधान की बात कह रहे हैं और समस्या गिनवाते जा रहे हैं, जो समस्याएं एक से बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं गिना रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक वजह है कि इस तरीके से सिर्फ एक बिंदु पर ये विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया, इसके कई डायमेंशन बन चुके हैं? देखिए डायमेंशंस इसके बनते जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल डायमेंशंस लाए जा रहे हैं, लेकिन अगर छात्रों की ही बात करें, वो छात्रों ने नहीं बनाया है? नहीं, वो छात्रों ने कभी नहीं बनाया। छात्रों को क्या लेना देना, आप बताइए। आर्टिकल 370 वहां पर हो गया है, पूरा का पूरा सक्सेसफुल है, कश्मीर में शांति आ गई है, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई है, और उस बारे में प्रोटेस्ट हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो चुके हैं। छात्र उस पे रोहिंग्यास को लेके, इन सबको लेके छात्र क्यों बोलेंगे? छात्रों का जो मुद्दा है वो छात्र उस पे बात करेंगे और छात्र उसी पे बात करना चाहते हैं, सरकार भी करना चाहती है, लेकिन ये जो प्री कंडीशंस लग गई हैं कि जी पहले ये होगा तो होगा, वहां मिलोगे तो मिलोगे, करना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत आखिर में अब देश में शांति आए, अलग अलग राज्यों में भी इसे लेकर के और उपद्रव ना हो, क्या ऐसा होना चाहिए जिससे सब कुछ सामान्य हो सके और हल भी निकल सके? देखिए होना ऐसा चाहिए कि लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे हम सऊदी कंट्रीज में देखते हैं, बाहर की कंट्रीज में देखते हैं कि क्यों वहां पे क्राइम इतना कम है, क्योंकि इमीडिएटली जो क्राइम करता है उसके साथ एकदम कार्रवाई सख्त से सख्त की जाती है। तो इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है, बिल्कुल उठाने की जरूरत है, बिल्कुल कानून बनाने की जरूरत है और उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन हो जिसने ऐसा कोई एक काम किया हो, पेपर लीक या बच्चों की साथ खिलवाड़ करने वाला। लेकिन ये सब तो होगा संसद में, सदन में और बैठ करके होगा, लेकिन वो परिस्थिति सबको मिलकर बनानी है, तमाम राजनीतिक दल को बनानी है, ताकि उन बुनियादी समस्याओं से निजात मिले उन बच्चों को जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की बात कही। और आपकी ये तमाम राय हमारे दर्शकों तक पहुंची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत जी।